बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग ना थे ऐसे हैं जैसे नज़र आते, ए वक्त गवाही दे। हम लोग ना थे ऐसे, ये शहर ना था ऐसा, ये रोक ना थे ऐसे। खलजान ना थी हस्ती, यूं मौत ना थी सस्ती। ए वक्त गवाही दे, हम लोग ना थे ऐसे। एक बहुत प्यारी नज़म अमजद इस्लाम अमजद की, और ये है कि पाकिस्तान अवाम का जिसे कहते हैं ना, इम्तिहान अभी बाकी है या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी पिक्चर मेरे ख्याल से बहुत लंबी होती जा रही है और मेरे ख्याल से इसको बड़ा खींचा जा रहा है। IMF के मुआहदे को पूरा करने के लिए हुकूमत मैदान में आ चुकी है। हुकूमत की जो था, IMF का जो था कि जी पहले आप हमारी ये डिमांड्स पूरी करेंगे तो फिर हम आपको पैसे देंगे, तो अमली तौर पर हुकूमत ने अवाम पर बम गिराना शुरू कर दिए हैं। पहला बम था बिजली का, कि बिजली का जो सरचार्ज के लिए समरी दी गई है ना, वो आपकी 3 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये तक की दी गई है। कि यानी कि जो बिजली के बिलों में सरचार्ज लगकर आता है ना, वो 3 से बढ़ाकर 18 रुपये कर दिया जाए, यानी कि कम से कम 500% का इजाफा है ये। और अब इसके बाद आ जाएं कि गैस की कीमतों में महंगाई कर दी गई है। घरेलू सार्फिन हों या बरामदी सनतें हों या खाद बनाने वाले कारखाने हों, अब सबको सब गैस महंगी देनी पड़ेगी। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, और ये इजाफा अब से नहीं हुआ, अब ये 1 जनवरी से हुआ है। यानी कि अब आपको जो बिल आएंगे उसमें जनवरी और फरवरी के सारे इजाफे लग कर मिलेंगे। इसलिए अवाम तैयार हो अपने ऊपर एक और बम गिराने के लिए। अभी पिछले ही दिनों की तो बात है कि किसान यहाँ पे धरना दिए बैठे थे, और उनके धरने का मकसद ही ये था कि उनकी फर्टिलाइज़र, उनकी खाद की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि उनको अब उसको जो भी वो कर रहे हैं काम, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बेचारे 6 महीना लगाते हैं एक फसल के पीछे, के उसके बाद 6 महीने बाद जाकर उनको कुछ फ़ायदा हासिल होगा, उनको रकम मिलेगी, उनका घर पानी चलेगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने खाद की कीमतें महंगी कर रहे हैं, गैस की कीमतें, बिजली, ट्यूबवेल बिजली से ही चलती है ना, कोई आसमान से तो नहीं आती चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जब वो महंगी हो गई, तो मुझे बताएं एक किसान 6 माह मेहनत करके भी खाली हाथ रहेगा तो वो ये काम करेगा ही क्यों? आपने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह कर चुके हैं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर होते हुए भी अगर आप इदादो शुमार, ये जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का होता है, पढ़ेंगे तो आप परेशान रह जाएंगे कि किस तरह हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, अपनी दाल चावल आटा ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितनी अमाउंट का इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारा ज़रूरी मुल्क है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। ऊपर से आप जिस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, जिस तरह की महंगाई कर रहे हैं, उसमें तो किसान हाथ भी नहीं लगाएगा अपनी ज़मीनों में, कि वो 6 महीने बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसको कुछ नहीं बचता, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान ये काम करेगा? तो ये सारी जिसके अल्टीमेट इफेक्टिव होंगे ना, वो जो होंगे वो आवाम होगी। क्योंकि देखें, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जो सनतकार हैं उन्होंने अपनी जेबों से तो पैसे नहीं देने ना, उन्होंने तो आवाम की जेबों से पैसे लेने, तो ये बम सारा आवाम पे गिर जाएगा। अब जब आवाम पे इन्होंने ये बम गिरा दिया और उनको पता है कि अब आवाम का एक्शन भी आएगा, तो अब वो इलेक्शंस में जाना पसंद करेंगे इस वक्त। क्योंकि अगर इस वक्त इलेक्शन में चले गए तो ये गमो गुस्सा जो है ना महंगाई का, आवाम ने तो इलेक्शन वाले दिन निकाल लेना है, तो इसलिए वो इलेक्शन से भागे जा रहे हैं। अब वो किस हद तक भाग सकते हैं? पहले तो ये है कि क्या वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, और वो मेरे ख्याल से तैयार हैं कि वो कह रहे हैं कोई भी तौहीन कर लेंगे, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, जो मर्जी कर लो, लेकिन अब हम हुकूमत से नहीं जाएंगे। क्योंकि अब जब हमने इतने बड़े बड़े स्टेप ले लिए हैं, अपने आप को, अपनी हुकूमत को गंदा कर ही दिया है, और अब हमारा इलेक्शन के लिए कोई स्कोप बचता ही नहीं है, तो अब इलेक्शन में जाना तो उनको बिल्कुल अपनी मौत दिखाई दे रही है। और वो कह रहे हैं कि जो भी NRO 2 है वो मुकम्मल किया जाए। अब उनके लिए NRO 2 मुकम्मल करना क्या है कि इमरान खान को नहल किया जाए, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी कि उनके सारे केसेस माफ़ करके उनको बहुत क्लियर तरीके से, चाहे उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े, जो करना पड़े, अदालतें खरीदो बेचो, उनके साथ जो मर्जी करो, लेकिन साफ शिफाफ होकर दूध का दूल्हा जिसे कहते हैं ना, गंगा निलहा कर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, ताकि उन पर
कोई उंगली ना उठे और वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो कहें कि शेर आया शेर आया। लेकिन इसके लिए जितना, अब ये बात समझ नहीं आ रही, जिनसे ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो उनकी डिमांड्स क्यों पूरी कर रहे हैं? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर उनका कोई मुश्तरका मफादात शामिल है। अब अगर इस पूरी सिनेरियो में इलेक्शन नहीं होते, तौहीन अदालत होती है, तो आप इसको आगे किस तरह लेकर बढ़ोगे? यानी कि अभी भी आइन पर इमरजेंसी की तलवार लटक रही है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो जो 9 अप्रैल को अदालतें इसलिए खुली थी कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, तो क्या अब अदालतों पर का क्या किरदार होगा? अब अदालतें जो पूरा सिनेरियो बिल्डअप कर रहे हैं या जो इमरजेंसी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, तो अब इसमें अदालतें अपना किरदार क्या अदा करेंगी? अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, तो जब से पाकिस्तान बनाया है तो वही आइनी बहरान का ही शिकार रहा है। ठीक है, कभी कोई बहरान कभी कोई बहरान, अल्लाह अल्लाह करके 73 में जाकर आपको एक आइन मिलता है, लेकिन उस आइन में भी आपने इतनी तरामीम की हैं कि अब उसकी अपनी असली शख्सियत जो शक्ल है ना वो कहीं गायब हो चुकी है। अब जब से आप ज़ियाउल हक के दौर से देख ले, BBI 1-1.5 साल, नवाज शरीफ आया 1-2 साल, फिर BBI, मतलब आप पहले एक चेहरे को हटाते हो ये कहकर कि वो बुरा है और उसके बाद आप दूसरा चेहरा लाते हो, और फिर 2 साल बाद जो चेहरा बुरा होता है जिसको ये कहकर जाते हैं कि ये गलत है, ये मुल्क के लिए ख़तरा है, उसी चेहरे को आप दोबारा वापस ले आते हो। ठीक है, सिर्फ ये आप आइन के साथ मजाक कर रहे हो। अब समझने की बात ये है कि अगर इमरजेंसी लगती है तो क्या अदालतें जो हैं वो खुल जाएंगी रात के 12 बजे, या फिर नज़रिया ज़रूरत के ही तहत आगे बढ़ेंगी? एक वही जो नज़रिया ज़रूरत पहले इस्तेमाल होता रहा, जिसको जवाज़ बनाकर उन्होंने मुल्क को आइनी बहरान में दिखेल दिया, या कोई एक नया नज़रिया ज़रूरत आएगा जिसकी नई शक्ल होगी, जिसमें एक नए एक्सप्लेनेशंस दी जाएंगी कि ये मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी था। मुल्क के हालात आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब एक गंदा खेल, ऑडियो वीडियो से आप निकल नहीं रहे हो, मुल्क में माशी बहरान आप पैदा कर चुके हो, इलेक्शन की तरफ आ नहीं रहे हो, और ऑडियो वीडियो खेल से आप निकलना नहीं चाह रहे हो। इकबाल आफ्ताब का जो इंटरव्यू आया, जो वीलॉग उन्होंने किया, बड़े मतलब सुनकर एक आर्मी चीफ कह रहा है कि हाँ जी मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करता था, और उस पर इकबाल आफ्ताब कहते हैं कि मैंने पूछा है, मैंने रिकन्फर्म किया कि आप जो बोल रहे हैं आप सोच कर बोल रहे हैं ना, आपको पता है इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कितनी एक ढिठाई है ना कि हाँ मैंने किया। तो एक तो पहली बात कि क्या आपका ये कैलिबर था कि आप ये ऑडियो वीडियो लीक्स खेलते? और अब जब ये एडमिशन आई है ना, पहले आपकी एडमिशन आई रिजीम चेंज के हवाले से, अब ये एडमिशन आई है आपके ऑडियो वीडियो लीक के हवाले से, और इसमें आप कहते हैं ये तो मैं अकेली करता था और कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, यानी कि बाकी लोगों को आप साफ चिट दे रहे हैं कि भाई नहीं मैं ही था। तो अब अदालतें क्या करेंगी? अब इस पर कोई कानून नाफिज होता है कि नहीं होता है? मैं इंडियन का जो एक वीलॉग देखती हूँ उस बंदे का, तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में है ना, ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, अमीर तरीन या स्टेटस को तबका हो गया, ये जिस तरह के ये लोग हैं, तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, वो कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, कि मतलब सब कुछ हो गया, हमने अपना कमा लिया, अब पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, उनको कोई टच नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान में अगर वो ज़रा सी भी बात कर देते हैं तो फिर उनको पेशी पे पेशी होने लगती है, जैसे जनरल शोएब की मिसाल आपके सामने है कि बेचारे को सुबह शाम पेश होना पड़ रहा है। लेकिन जो एडमिशन्स कर रहे हैं उनके लिए अब कानून क्या अपना रास्ता इख्तियार करती है। ठीक है, ये जो, और ये आज से नहीं चल रहा कि पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। अभी पिछले दिनों फिर से एक 2008 की ये जो किम बार्कर का इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती है, मतलब मैं पर्सनल या जातियात पे नहीं जाती कि नवाज शरीफ उससे क्या चाह रहा था, फ्रेंडशिप नहीं चाह रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बात सीरियस तब होती है कि जब किम बार्कर कहती है कि यार वो मेरा सोर्स है, मतलब एक मुल्क का वजीर आज़म आपका सोर्स है, आप पता नहीं क्या क्या लीक आउट करते होगे, मतलब इतने बड़े इंकशाफात हो जाते हैं, लेकिन हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं कि एक मुल्क का वजीर आज़म जिसके पास आपके मुल्क की तमाम कुंजियां, जैसे कहते हैं ना चाबियां होती हैं,
तमाम राजों की चाबियां उसके हाथों में होती हैं, तो एक जर्नलिस्ट कह देती है कि वो मेरा सोर्स है और उसके ऊपर आप सबकी आंखें बंद हैं, ज़बान लब सिले हुए हैं, तो अब मुझे बताएं इस मुल्क को किस तरह आगे लेकर चला जाएगा। मतलब कभी तो इस चीज जो भी पूरा सिस्टम है उसका एक ख़त्म होता है ना, कोई दी एंड होता है, तो मुझे बताएं इसका दी एंड कब होना है। मतलब जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, मुल्क पहले आप एक टुकड़ा करवा चुके हो, बाकी टुकड़े करवा लोगे, तब आपको इस सारी सिस्टम का और ये जो भी इंतशार है और ये जो कुछ भी चला आ रहा है, ऑडियो वीडियो खेल सोर्स ये वो, जब ये सब कुछ आप दी एंड करवा दोगे तब आप इस पर फुल स्टॉप लगाओगे। खुदारा होश के नाखुन लो, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है यार, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, अपनी जानें दी, जाने क्या अपनी इज्जतें दी हैं। अगर मैं आपको वाकयात सुनाऊं तो दिल दहल जाता है यार। आप लोग पता नहीं किस बात पे सोचो, जब बांग्लादेश बना था ना तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात अपनी, जो उनकी बच्चियां थी ना वहाँ पे बांग्लादेश में थी अभी, और वो पाकिस्तान नहीं आई थी, वो वहीं पे फंस गई थी, तो उनके बुजुर्गों ने उनसे कहा था, ये मैं आपको 1947 की बात नहीं बता रही, ये बांग्लादेश अभी अभी जो हमसे अलग हुआ है, तो उनके बुजुर्गों ने कहा था बच्चे अगर इज्जत बच गई तो आना, वरना अपने आप को मार लेना। इस तरह के लोगों ने मुल्क बचाया है, अपनी बच्चों की और जानों का भी उन्होंने कर दिया है यार। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो फिर इस मुल्क के साथ, इतनी ज्यादती, कोई तो लिमिट होती है ना। इससे आप लोग खा रहे हो, इससे आप लोगों का नाम बन रहा है, और आप लोग पता नहीं इस मुल्क को किस तरफ धकेले जा रहे हो। ऐसा क्या चीज़ पाना चाह रहे हो, ऐसे कौन से मफादात हैं जो पूरे होके नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ बस आखिर में मैं ज़िया मोहिउद्दीन और अमजद इस्लाम अमजद के बारे में चंद बात करना चाहूँगी कि ये जो थे ना हमारे उर्दू अदब के सतून थे। इनके जाने से जो उर्दू अदब को धचका लगा है, शायद वो कभी भी इर्रिपेयरेबल लॉस है, ये कभी भी वापस नहीं हो सकता। मतलब ज़िया मोहिउद्दीन जब बोलते थे तो वो उनकी अल्फाज में जो उतार चढ़ाव, जो वज़न, जो गहराई होती थी, तो सुनने वाला जो है ना उनके अल्फाज से इतना खूबसूरत किरदार बना लिया करता था। तो ये जो लॉस ज़िया मोहिउद्दीन का, अमजद इस्लाम अमजद का, ये बहुत गहरा सदमा है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी अदब, उर्दू अदब के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।